तो वो सालाना के सालाना चलता था, 4 महीने ही शादियां होती थी, तो वो 4 महीने ही व्यापार चलता था, बाकी महीने हम बैठे रहते थे। बहुत परेशानियां झेली उस समय भी। 1400-1500 रुपए की कहीं नौकरी करी, 1300 रुपए से स्टार्ट करी थी एक साल में उसने, वो 6 महीने में उसने 100 रुपए बढ़ाए थे। शादी ब्याहों में लिखना स्टार्ट कर दिया, पूरे दिन में 100-150 रुपए भी मिल गए, 200 रुपए भी मिल गए, तो ठीक था। तो मेरे को ये बात तो दिमाग में थी ही कि मुझे शहर जाके ही कुछ ना कुछ करना है, जहाँ ज्यादा लोग होंगे वहाँ ज्यादा आपका बिजनेस चलेगा। और नौकरी भी कौन सी मालूम है? मच्छरदानी की फैक्ट्री में मच्छरदानी खींचनी है, क्योंकि शायद किस्मत इस मच्छरदानी से कहीं और ले जाए। फैक्ट्री में खास बात और थी, सबकी सैलरी 7,000 रुपए थी। और प्लस पॉइंट मेरे साथ ये था कि जिसके थ्रू में आया था उसने 5 रुपए बढ़ा के दिया था, पहली बार 1 0 बढ़ा। उसके बगल में फायर का काम चलता था। अच्छा, तो क्या करता, दिन भर तो ये काम आता नहीं था, तो मैं जाके क्या करता था कि वो फायर के सिलेंडर देखता रहता था और कपड़ा भी मारता रहता था। एक दिन क्या हुआ, उसने 12-13 सिलेंडर रख के गया खाली, मैंने वो सिलेंडर भर दी। तीसरा एक और ऑफिस था बगल में किताबों। अच्छा जी, किताबों वाले को ये बात पता चल गई कि बहुत स्पीड में काम पकड़ लिया इसने। उसने मेरे को 2 महीने बाद ऑफर दे दिया, कंपनी भी खोल ली, सब कुछ कर लिया। अब क्या करें, 6 महीने तक तो कोई ऑर्डर ही नहीं आया। नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम। आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने टॉक शो इंस्पायरिंग टॉक्स विद ईश नारंग। हम इस कार्यक्रम में हर बार एक नए गेस्ट को लेकर आते हैं। इस बार जो हमारे साथ गेस्ट हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि वो गांव से आए, उन्होंने बहुत छोटी छोटी नौकरियां करी और किस तरह से वो 1, 2, 3 अलग अलग नौकरियां करी, अलग अलग जगह से उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, बहुत कुछ सीखा। शायद उन्होंने पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन आज एक बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। और इसके अलावा उस बिजनेस में वो गवर्नमेंट टेंडर्स का भी काम करते हैं। तो उनकी यात्रा किस तरह के स्ट्रगल से भरी हुई है, कौन कौन से उनको चैलेंजेस आए, कैसे वो बिजनेस में आए, वो सब चीज़ें हम उनकी ज़बानी जानेंगे। तो आइए हम लोग स्वागत करते हैं श्रीमान संदीप जी का। संदीप जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार संदीप जी। संदीप जी, थोड़ा सा मैं शुरुआत करूंगा, आप अपने बारे में ही बताएं कि आज की डेट में आप क्या कर रहे हैं, किस तरह का बिजनेस है और कैसे कैसे वो फैला हुआ है, कहाँ तक आप बिजनेस करते हैं? बिजनेस के बारे में बताना चाहूँगा। अभी मेरा फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट्स का पूरा रिलेटेड वर्क है और सारा मेंटेनेंस से लेकर कंपनी चला रहा हूँ मैं, टेंडरिंग भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें। तो अपने दिल्ली लेवल पे भी है, बाहर लेवल पे भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा काम, ठीक ठाक काम चल रहा है। और आप फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करते हैं और उसकी सर्विसेज करते हैं, क्या रहता है? मेनली एक इंस्टॉलेशन का रहता है या सर्विसिंग का रहता है? एक्चुअली दोनों चीज़ें हैं इसमें, इंस्टॉलेशन और सर्विस। सर्विस ऐसे रेगुलर ही आती है, सर्विस तो मांगता है, तो रेगुलर सर्विस होती है, इसलिए सर्विस का ज़्यादा फोकस रहता है। इंस्टॉलेशन कम होती है, जैसे न्यू बिल्डिंग्स बन रही है तो इंस्टॉलेशन होगा, तो वो न्यू अगर आता है तो न्यू भी करते हैं, लेकिन अगर पुराना है तो उसको मेंटेन करने के लिए हम एएमसी वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं। जी। तो ज्यादातर काम आपका सरकारी मतलब गवर्नमेंट टेंडर्स का करते हैं या प्राइवेट? 60-40 मान लीजिए, 60-40। 60% गवर्नमेंट होगा और 40% आपका ये प्राइवेट सेक्टर है। तो प्राइवेट में मतलब पूरी एक इंडस्ट्री का यूनिट आप लेते हैं या एक दुकान, कुछ क्या रहता है? थोड़ा सा उसके बारे में देखिए, जैसे डिटेल में अगर हम पूछें तो। हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ, ठीक है। अब वो दिल्ली का एक ही हेड ऑफिस है, एक ही जगह से टेंडर होता है, एक ही जगह से, उनकी ब्रांचेस कई जगह बनी हुई हैं। तो मैं एक जगह से टेंडरिंग करता हूँ, उनकी कई ब्रांचों को वो एक ही ब्रांच से कांटेक्ट रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से FCI हो गया, आपका पूसा इंस्टीट्यूट्स हो गया, ये एक ही हेड ऑफिस होता है, लेकिन उनकी सब ब्रांचेस काफी होती हैं, तो एक ही जगह से टेंडर अपलोड होकर काम वर्किंग आता है। वर्किंग, जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? समय मान लीजिए 2015 से मैं नवंबर में इसमें एंटर किया था। अच्छा जी, तो मतलब 10 साल हो गए हैं आपको? हाँ जी, इस 10 साल का जर्नी हो चुकी है इसमें मेरे लिए। तो शुरुआत से आपने यही काम शुरू किया या इससे पहले थोड़ी सी स्टार्टिंग जर्नी बताएंगे? आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कहाँ के आप रहने वाले हैं, दिल्ली कैसे आना हुआ? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, फायर का काम तो एक धोखे वाला है, वो तो धोखे से सीख लिया। अच्छा। काम कुछ और करते थे। हाँ। साइड वर्क में कुछ किसी और दुकान में काम चलता था। ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा, तो इसके बारे में बताऊंगा। प्राइमरी की बात करें अगर मैं, तो एक गांव में है हमारा, एक MP में टीकमगढ़ जिला। अच्छा। वहाँ एक छोटा सा गांव है हीरापुर, वहाँ का भी निवासी हूँ। 87 का बर्थ है
तो प्राइमरी जो हमारी पढ़ाई हुई है वो सब गांव के छोटे स्कूल में ही पढ़ाई हुई है। और 5वीं तक तो थोड़ा सा पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा था। 5वीं के बाद थोड़ा सा कम मान लीजिए, क्योंकि हम उस समय क्या होता था, 6वीं क्लास से इंग्लिश का एंटर होना होता था। ठीक है। अब का जो चलन हो वो तो बदल चुका है, लेकिन पहले तो 6वीं क्लास से इंग्लिश को दिखाया जाता था। तो उस समय भी इंग्लिश इतनी नहीं थी, लेकिन सोचते थे कि मोटी मोटी किताबें आएंगी, पढ़ाई करी, लेकिन वहां से नॉलेज समझ नहीं आई। तो वो जो हिंदी पे भी था ना, वो भी लो हो गया। कि जो अब आगे बड़ी दीवार आ गई है इंग्लिश की, वो तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो पढ़ाई 5वीं के बाद 6वीं 7वीं 8वीं ठीक रही। 8वीं के बाद 9वीं में पढ़ाई करनी थी, क्योंकि रेगुलर था उस समय, इतना फेल तो नहीं हुए थे, पढ़ाई तो थी। तो 9वीं में चले गए। यहाँ से 13-14 किलोमीटर दूर एक स्कूल था, हाई सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल बोलते हैं अब तो, हाई स्कूल आ गया। हाई स्कूल था, वहाँ एडमिशन कराया, 9th कर लिया। 9th के बाद 10th में गए, तो 10th में एक बारी फेल हो गए। अच्छा। तो हंसने की क्या, फेल हो गए, 10th में फेल हो गए। नहीं ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर एग्जाम दिया दोबारा, फिर फेल हो गए। अच्छा। ओहो। मैंने कहा अब शायद 10th मेरे किस्मत में है नहीं, लेकिन उस समय बहुत सारे लड़के फेल हो गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो गए थे। तो जो टीकमगढ़ का एक शिक्षा मंत्रालय था ना, वहाँ पे एक ऑफिस था, वहाँ से उन्होंने एक बारी और उनको जो 2 साल फेल हो गए थे, उनको तीसरी ट्रायल अटेम्प्ट करने के लिए मौका दे दिया। कि आप कर सकते हो, अभी भी 10th पास कर लीजिए, जरूरी हो तो आप कर सकते हैं। तो तीसरी बार मौका मिल गया हमें। वो तीसरी बार भी वही हुआ जो पहले 2 बार हुआ था। अच्छा। तो मेरा 3 बार चलो, मतलब ओवरऑल ये है कि आप बहुमत में थे। लेकिन देखिए ज्यादातर लोग फेल हुए थे, तो हम उनमें से थे। बहुमत हमारी तरफ था। जी। एक और चीज इसमें इंटरेस्टिंग हुई कि उसके बाद भी हार नहीं मानी। मैंने कहा 10वीं तो कर ही लेंगे, क्योंकि कोई नौकरी के जो दरवाजे खुलते हैं वो 10th के बाद खुलते हैं। 8वीं के और 9वीं के बाद तो लेबर ही मानते हैं। वो हमारे दिमाग में बैठ गई थी बात। तो मैंने कहा आप एक काम करते हैं, 10वीं के लिए कोई उपाय करते हैं। तो वहाँ पे एक भीमकुंड नाम का एक स्कूल है, वहाँ पे संस्कृत विद्यालय था। अच्छा जी। तो किसी ने मेरे को रेफरेंस किया कि आप एक काम करिए, वहाँ आप नाम चढ़वा लीजिए और हो जाएगा आपका। मैंने कहा पेपर? बोले हाँ देने तो पड़ेंगे, लेकिन कोशिश है कि आपका हो जाएगा, सरलता से हो जाएगा आपका। तो फाइनली मैं वहाँ से पास हो गया। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारी प्राइमरी और इसकी चीज रही। अच्छा, तो बस 10वीं के बाद और आगे पढ़ाई करने फिर मैंने कहा अब मेहनत करना बेकार है। अपने ऊपर ही नॉलेज गेन करो, अदर चीजों की जनरल नॉलेज, तो वही ठीक रहेगा। तो उसके बाद फिर आपने कुछ काम वाम शुरू कर दिया या जॉब शुरू कर दी या क्या? नहीं, बिजनेस तो घर का जो पैतृक बिजनेस था वो हम करते रहे। पिताजी के साथ बड़े भाई ने किया, बड़े भाई को थोड़ा सा असमंजस लगा, तो मैंने भी उनको धीरे धीरे संभाला। किस चीज का बिजनेस था हमारा? उनका एक थोक का व्यापार था, आतिशबाजी का, बहुत बड़ा। अच्छा। हाँ, जो शादियों में चलता था ना, वो व्यापार था। तो वो सालाना के सालाना चलता था, 4 महीने ही शादियां होती थी, तो वो 4 महीने ही व्यापार चलता था, बाकी महीने हम बैठे रहते थे। अच्छा। तो वो इतना कुछ खास नहीं था। तो भाई का भी मन नहीं था, तो मैंने थोड़ा दिन संभाला, लेकिन उसमें फ्यूचर नहीं समझ में आया। फिर धीरे गांव में ही रहे। एक बारी नई इसमें एक बात इंटरेस्टिंग ये रही कि मैं 2004 में एक बारी दिल्ली आया। अच्छा। कोई मेरे को लेके आया। ठीक है। लेके आया तो मैंने देखा कि हाँ, यहाँ तो बहुत भागा दौड़ी है भाई, भयंकर। और सबसे बड़ी चीज यहाँ की सड़कें समझ नहीं आ रही थी। एक ही चीज समझ में आ रही थी, पीरागढ़ी से लेके और जो पंजाबी बाग का गोल चक्कर है, इसके अलावा कोई सड़क समझ ही नहीं आ रही थी कि इसके अलावा भी कोई सड़कें हैं। तो मैं भटक जाता था। अच्छा। मैंने कहा यार तो मैं फंस जाऊंगा। तो उस समय आप 10वीं कर चुके थे? कर चुके थे। मैं दिल्ली पहली बार आया था। अच्छा। 10वीं करने के बाद। ठीक है। पहली बार दिल्ली आया था। तो मैंने कहा यार शहर तो बहुत अच्छा है, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस समय वो मेट्रो का काम भी चल रहा था, पंजाबी बाग से लेके जो पश्चिम विहार वाला, वो मेट्रो का काम चल रहा था उस समय की बात है। तो धूल मिट्टी बहुत ज्यादा थी। मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैं लौट गया। अच्छा। 6 महीने के अराउंड। ठीक है। लौट गया। बहुत परेशानियां झेली उस समय भी। 1400-1500 रुपए की कहीं नौकरी करी, 1300 रुपए से स्टार्ट करी थी एक साल में उसने, और 6 महीने में उसने 100 रुपए बढ़ाए थे। अच्छा। 1400 रुपए हो गए थे। ठीक है। तो फिर उसके बाद कैसे रहा? फिर मैं गाँव चला गया, वापस चला गया। मैंने कहा ये शायद जर्नी का सही टाइम नहीं है, अभी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा होगा। तो ये सोच के मैं फिर निकल गया था। तो फिर गाँव जाके क्या किया? गाँव जाके फिर अपने वही क्रिकेट खेलना। अच्छा। गांव में कोई काम तो था नहीं। हाँ। तो वही अपना क्रिकेट खेलना। फिर पेंटिंग का काम, चुनाव भी आ जाता था तो मेरे को पेंटिंग कर लेता हूँ मैं। तो मैं दीवारों पे पेंटिंग करने स्टार्ट कर दिया। वो उसमें भी पैसे मिल जाते थे। शादी ब्याहों में लिखना स्टार्ट कर दिया, वहां से भी मिल जाते थे। तो अगर पूरे दिन में 100-150 रुपए भी मिल गए, 200 रुपए भी मिल गए तो ठीक था।
काम चल गया। ठीक है। तो ये अपना तो दिल्ली दोबारा कैसे आना हुआ और कब दिल्ली आना दोबारा हुआ? माइंड में वही चल रहा था कि दिल्ली जाने, देखो जहां ज्यादा लोग होंगे वहां ज्यादा आपका बिजनेस चलेगा। या आप कोई भी काम, एक दुकान खोले, गांव में खोले, 100 लोग टोटल के हैं, 10-10 रुपए खर्च करेंगे, 100 लोग 1000 हो जाएंगे या 10,000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है, हो गए। लेकिन यहाँ तो लाखों करोड़ों की जनसंख्या है, अगर 1-1 रुपए भी खर्च करेगा बंदा उस दुकान से लेगा तो करोड़ों रुपए बनेंगे। तो ये फैक्ट दिमाग में बैठा हुआ था कि जहां ज्यादा लोग होंगे वहां आप छोटा काम भी करोगे तब भी वो आपकी मल्टी लेवल में चलेगा। ये कितनी बढ़िया बात कही कि जहां लोग ज्यादा होंगे वहां काम भी ज्यादा होगा। बिल्कुल। और काम ज्यादा होगा तो इनकम भी ज्यादा होगी। ये एक बहुत बढ़िया आपने चीज कही हमारे दर्शकों। तो गांव में ये नहीं था, तो मेरे को ये बात तो दिमाग में थी कि मुझे शहर जाके ही कुछ ना कुछ करना है। ठीक है। और फिर एक दिन आया, एक ऐसा दिन आया कि मेरे गांव में कोई एक बगल में लड़का बैठा हुआ था, उसके का फोन आया उसके भाई का कि कोई बंदा हो स्कूटर वगैरह चला लेता हो तो भेज दो। मैं बगल में बैठा हुआ था, तो उसने बोला संदीप जी आप जाना चाहो तो चले जाओ। ये दिन था 20 मार्च 2012। अच्छा, डेट याद है आपको? डेट मेरे को पूरी याद है। दोपहर का समय था। 20 मार्च 2012 की दोपहर का समय था, 12-1 बजे के अराउंड का टाइम था। 4 बजे मैंने बैग पैक कर लिया 3 घंटे में। ठीक है। और 500 रुपए उधार भी ले लिए आने के लिए। 500 में 50 तो वहीं खर्च हो गए। 450 रुपए में मैं दिल्ली आ गया था। अच्छा। एक बैग लेके, वो बैग आज भी मेरे पास है। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दिल्ली एंटर हुआ, पहाड़गंज उतरा, सीधा आया। पहले दिन ही नौकरी का इंटरव्यू। और नौकरी भी कौन सी मालूम है? मच्छरदानी की फैक्ट्री में मच्छरदानी खींचनी है बेसमेंट के अंदर। अच्छा। मैंने कहा शायद पहला दिन है तो किसी से आर्गुमेंट मत करो, ना कोई ज्यादा डिमांड मत रखो, क्योंकि शायद किस्मत इस मच्छरदानी से कहीं और ले जाए। तो अभी शांत रहने में ही भलाई है। समझो, देखो जो मिल रहा है देखा। संतोष उस फैक्ट्री में एक खास बात और थी, सबकी सैलरी 7,000 रुपए थी। अच्छा, सबकी फिक्स थी? मतलब जितनी भी लेबर काम करती थी सबकी सैलरी 7,000 थी। और प्लस पॉइंट मेरे साथ ये था कि जिसके थ्रू में आया था उसने 500 रुपए बढ़ा के दिया था मुझे। अरे 7,500 रुपए मेरी सैलरी थी। तो सब लोग इसलिए खुश हो रहे थे कि देखो एक नया बंदा आया, उसकी 7,500 रुपए सैलरी है। तो उसके बाद फिर कितना समय तक आप नौकरी में रहे? 3 दिन रहा मच्छरदानी की फैक्ट्री में। अच्छा, 3 दिन सिर्फ? मल्टी काम थे उनके। अच्छा। एक ही फैक्ट्री नहीं थी, मल्टी वर्क काम थे। तो मैं 3 दिन बाद पेश हो गया। पेशी हो गई मेरी बॉस के सामने। कैसा लगा काम? मेरा फीडबैक बेकार है। बोले क्यों? मैंने कहा मच्छरदानी सीखता रहूंगा, मशीन चलाना सीखता रहूंगा, कोई फ्यूचर नहीं इसमें झेल पाऊंगा, मतलब बना नहीं पाऊंगा। बोले फिर क्या करोगे? मैंने कहा कुछ और बताओ काम। बोले फिर चिट्ठियां हैं, ये रोज शाम को टेंडर की चिट्ठियां होती हैं। टेंडर का काम मैंने वहां से दिमाग में आया था। वहां से आ गया। वो रोज क्या करते थे, टेंडर के पैकेज मेरे से बनवाते थे। लिफाफे जो टेंडर के होते थे वो मेरे से बनवाते थे। वो मेरे को उस पे नेम की स्टिकर लगाना और लिफाफे रेडी करना और सारा कुछ करना होता। उनका केमिकल का भी काम था। तो दिन भर मैं केमिकल के उसमें काम करता रहता था स्टिकरों पे। और बाकी शाम को मैं पोस्ट ऑफिस रमेश नगर डाकघर में 7 बजे तक खुलता था वो, उस जगह में जाके चिट्ठियां सारी पोस्ट करके आता था उनके स्कूटर से जाके। ठीक है। तो ये वहाँ पे हमारा कितने समय तक वहाँ रहे? ये मैंने 3 साल काम किया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या रहा? उन्होंने बोला तो सैलरी बढ़ा दीजिए। 3 साल के बाद? 3 साल के बाद 7.5 कब तक लेके चलोगे? 200 बढ़ाते थे। तो उन्होंने 8,000 रुपये कर दिए। अच्छा, मतलब वैसे 200 रुपये बढ़ाते थे लेकिन आप हमारी 8,000 रुपये कर दिए। ठीक है, 8,000 रुपये कर दिए। मेरे को कहीं से ऑफर आया आपको 8500 रुपये मिलेंगे, लेकिन वो ऑफर झूठा था। अच्छा। मैंने यहाँ से भी छोड़ दिया और वहाँ पे भी मेरे को वो नौकरी नहीं लगी। अरे तो बहुत बुरा। वो गैप मेरा करीबन 8 से 9 महीने का। फिर मेरे पास कुछ नहीं रहा, एक काला पैंट सिलवाने का ही ऑप्शन था मेरे पास। फिर मैंने एक काला पैंट सिलवाया बढ़िया से फिटिंग वाला। और शादी ब्याह में वेटर का काम स्टार्ट कर दिया। मतलब काला पैंट सिलवाने का मतलब ये था कि वेटर का काम कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। वो 400 रुपए दे रहा है, 100 रुपए वो खा रहा है। जो हमारा ठेकेदार जो मुझे लेके जाता था 100 रुपए वो लेता था, 400 रुपए मुझे देता था, 500 मिलते थे उसको। मैं 400 में भी खुश था क्योंकि शाही पनीर पैक होके आती थी मेरी पॉलिथीन में। तो मैं उसमें भी खुश था, परिवार बच्चे भी खुश थे कि चलो ठीक है। अच्छा, शादी हो चुकी थी? शादी तो मेरी 2012 में आते ही नवंबर में ही हो गई थी। अच्छा। हाँ जी। तो ये मेरा सही चल रहा था, लेकिन उसमें भी ये था कि फ्यूचर नहीं नजर आ रहा था। क्योंकि वेटर की एक लिस्ट ऐसी होती है कि आप शादी में जाओगे तो वेटर ही रहोगे आप। मैं आपको वो नहीं बना देंगे, मैनेजर नहीं बना देंगे। तो वो फ्यूचर वहाँ समझ नहीं आ रहा। फिर एक उसी दौरान डोमिनोज खुला था पटेल नगर, ईस्ट पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे, प्लॉट नंबर 1। और उसका उद्घाटन हुआ था। घूमते घामते पहुंच गए डोमिनोज।
वहाँ पे एक मैनेजर से बात की, उन्होंने कहा अपना रिज्यूम लेके आओ। मैंने कहा ये क्या होता है, ये तो पता ही नहीं। बोले ऐसा इस तरीके का होता है, फोटो लगा के। बोले लाइसेंस है? मैंने हाँ लाइसेंस तो मैंने बनवा लिया है। बोले ठीक है आप रिज्यूम लेके आओ। रिज्यूम पे उसने अपना स्टैंप लगा दी और बोल दिया अशोकनगर चले जाओ, वहाँ से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, गए हो, ज्वाइनिंग हो गई वहाँ पर। मैंने कहा चलो 7800 रुपये में मेरी ज्वाइनिंग हो गई। 7800 रुपये पहला। और सबसे प्लस पॉइंट मालूम क्या था? 1 तारीख को सैलरी आती थी। अच्छा, वहां नहीं आती थी ऐसा? सब जगह कहीं 1 तारीख को सैलरी नहीं आती थी। कोई 10 तारीख को दे रहा था तो कोई 12 तारीख को दे रहा था, तो 1 तारीख को सैलरी आती थी। तो ये जो 8 महीने निकले जिस समय आप खाली रहे, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। उस समय आपने क्या किया, बिना इनकम के कैसे उस समय को निकाला? क्योंकि आप फैमिली वाले थे, वाइफ भी थी और साथ में शायद फैमिली में कोई और भी रहता था? नहीं, और मैं वाइफ और मेरे लड़की थी। हुआ क्या है, उस समय वेटर में 400 रुपये मिलते थे। हाँ, वो तो आपने 8 महीने के बाद शुरू किया ना? नहीं, उन 8 महीनों में, उसी 8 महीने उसी में छूटते ही वहां नहीं मिला। अच्छा, 8000 की नौकरी ना वहां मिली ना यहाँ मिली। अच्छा, उसी बीच में वो 8 महीने 9 महीने मैंने वेटर का काम किया। 400 रुपये मेरे को वहां मिले। डोमिनोज में काम शुरू, फिर मेरे को डोमिनोज पे जॉब मिल गई। ठीक है। शुरुआत में उन्होंने बाइक दे दी, 6295 गाड़ी बाइक का नंबर था, न्यू बाइक थी। चाबी अभी दे दी उन्होंने। क्या, मैंने कहा ये ठीक है। हाँ, रोज डिलीवरी लगाता था। हाँ, काम वही था, वेटर से थोड़ा सा स्टैंडर्ड वेटर हो गया मैं। एक यूनिफॉर्म वाला वेटर हो गया, लेकिन काम वही था। अच्छा, तो धीरे धीरे काम करते रहे। अच्छा लगा, मैनेजर ने थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया। प्रमोशन कर दिया तो मैं काउंटर चलाने लग गया। अब मैं कैश काउंटर पे आ गया। ठीक है। कैश काउंटर पे मैंने 2 साल करीबन कैश काउंटर चलाया। मेक लाइन का नॉलेज नहीं दिया, क्योंकि मेक लाइन वहाँ लड़कियाँ ज़्यादा काम करती थी। तो मेक लाइन में पिज़्ज़ा बनाना होता था और मैं काउंटर चला के रहता था। अच्छा। तो ये कहानी वहाँ से फिर उसी दौरान मैंने फिर उसको भी ड्रॉप करने का सोच लिया, क्योंकि मेरे को ऑफर और थोड़ा सा बड़ा आ रहा था। तो ये इस काम में आप फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में कैसे आए, इसके बारे में थोड़ा जी हाँ, अब इसके बारे में बता देता हूँ। डोमिनोज जैसे ही मैंने छोड़ा तो मुझे ऑफर आया था, किसी से बैंक के पैसे ट्रांसफर करने का ऑप्शन चालू हुआ था दिल्ली के अंदर। गांव ज्यादा पैसे ट्रांसफर हो रहे थे लोगों के, क्योंकि वो एक छोटा सा बैंक बना लेते थे। अब तो बड़ा, अब तो सिस्टम मोबाइल फोन पे वगैरह चल गया, उस समय ये नहीं था। तो एक कंप्यूटर पे अपना आईडी से वो पैसे ट्रांसफर करने का सिस्टम था। उसके बगल में फायर का काम चलता था। अच्छा, जस्ट उसके बगल में फायर का काम चलता था। तो क्या करता, दिन भर तो ये काम आता नहीं था। तो मैं जाके क्या करता था कि वो फायर के सिलेंडर देखता रहता था और कपड़ा भी मारता रहता था। अच्छा, उसका बॉस चला जाता था मार्केट, मैं कपड़ा मार के साफ सूफ करके रख देता था। आपका ऐसा उससे कोई कांटेक्ट काम नहीं था? कोई कांटेक्ट नहीं। वैसे ही अपने मन से ही आप उसको साफ करते रहते थे? इंटरेस्ट बढ़ रहा था। अच्छा, ये बढ़ रहा था कि आप वहां जाते क्यों थे? बगल में था। बगल में आप काम कर रहे थे? बगल में मेरा काम था। ठीक है। वो जाते उससे बगल में था। तो वो सिलेंडर, एक दिन क्या हुआ, उसने 12-13 सिलेंडर रख के गया खाली, और वो शाम तक के लिए चला गया। उसका नौकर, उसका जो प्यून था जो काम करता था, मैंने वो सिलेंडर भर दिए सारे। अच्छा। रेडी कर दिए। शाम को वो आया, बोले देख लिया उसने। हाँ। ये सिलेंडर किसने भरे? हाँ। बोले इन्होंने भर दिए। हाँ। बस वहीं से काम फिर मेरा बिगड़ गया। अच्छा। उसने भी नौकरी से निकाल दिया। अच्छा। बोले तुम तो ऐसे कुछ भी कर दोगे, सिलेंडर भर दोगे। तीसरा एक और ऑफिस था बगल में किताबों का। अच्छा जी। किताबों वाले को ये बात पता चल गई कि बहुत स्पीड में काम पकड़ लिया इसने। हाँ। उसने मेरे को 2 महीने बाद ऑफर दे दिया। अच्छा। कि आप एक काम करिए, आपको सिलेंडर भरना आता है, मेरा काम नहीं है इसलिए, लेकिन तुम्हारी नॉलेज देखी मैंने कि सिलेंडर तुम भर लेते हो, तो एक काम करो मेरे साथ, इसके साथ काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत नॉलेज गेन करी, बहुत सारी चीजें करी। तो सरदार जी थे और नमन करता हूं उनको, अभी भी हैं, अच्छे स्वस्थ हैं, बढ़िया। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी उन्होंने स्टार्ट करी, मैं उसमें एम्प्लॉय हुआ। 10,000 से उन्होंने सैलरी दी। पहली बार एक जीरो बढ़ा। अच्छा, पहली बार एक जीरो बढ़ा और 10,000 रुपये 5 फिगर्स में पहुंच गया। हाँ, मैं बहुत खुश था कि 10,000 रुपये सैलरी मेरे को मिलना स्टार्ट हुई है। हाँ। अब मैं रहता भी बहुत दूर था, पटेल नगर रहता था। उनका ऑफिस उन्होंने ट्रांसफर कर लिया था पश्चिम विहार। अच्छा जी। तो मेरे को आने जाने में कन्वेंस में भी टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो फिर मैंने फिर एक स्कूटी, जो डोमिनोज से जो पीएफ का पैसा मिला था ना, उससे मैंने स्कूटी परचेज करी, जिससे मैं स्कूटी से आना जाना कर दिया। लेकिन क्या हुआ, समय बहुत ज़्यादा फिर भी लग रहा था। फिर मैंने अपना पूरा वहाँ से सिस्टम उठाया, खाली किया, और फिर मैं पश्चिम विहार निहाल विहार के पास आ गया। तो इन द मीन टाइम आपकी पत्नी भी जॉब करती थी या नहीं जॉब करते? नहीं, मैं अकेला। आप अकेला ही जॉब करते थे? ठीक है। तो ये अब आप फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में तो अब एंटर हो गया, ठीक है। लेकिन आपने वहाँ पे जॉब भी करी, और जॉब भी क्या करी कि आप तो सिलेंडर भरा करते थे।
तो अपने बिजनेस में कैसा आना हुआ? अब देखिए, इसमें समझिए। आप अपने आप मतलब अपना काम कैसे करना आप है? समझिए बात को। हाँ सिलेंडर भरने का काम तो जानता था, लेकिन काम मिलना भी तो चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये सबसे बड़ी बात तो थी, काम मिलना चाहिए। अगला आदमी विश्वास से तो मैं लेके आ गया कि चलो सिलेंडर भर लेगा, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कि इसमें सिर्फ सिलेंडर के अलावा भी बहुत कुछ होता है फायर में। कुछ नहीं पता था। ठीक है। एंटर कर गए थे, कंपनी भी खोल ली, सब कुछ कर लिया। अब क्या करें, 6 महीने तक तो कोई ऑर्डर ही नहीं आया उनके पास भी ना, उनके पास ना कुछ भी। हम पूरे 6 महीने तक घूमते रहे, कोई ऑर्डर नहीं आया। पहला ऑर्डर आया मेरे पास 2200 रुपए का। अच्छा। 4 सिलेंडर भरने थे, 2200 रुपए का पहला ऑर्डर आया। मॉडर्न बाजार, पंजाई बाग। तो वो सरदार जी ऑर्डर लेके आए या आप लेके आए थे? मैं लेके आया था। अच्छा, आप खुद लेके आए थे। हाँ, मैं लेके आया था। वो इतनी खुशी हुई थी कि 2200 का पहली बार कोई ऑर्डर आया। धीरे धीरे वो ऑर्डर हमारा चलता रहा, फिर और 1-2 ऑर्डर और आए, फिर धीरे आए। मतलब ऐसे 2 साल तक हमारा स्ट्रगल उसमें रहा। फिर हमने और जानकारियां देखी, समझा, बहुत मार्केट में घूमे तो और चीज़ों को पता चलना लग गया कि ये भी चीज़ होती है, ये भी चीज़ होती है। फिर वो समझ में आया, फिर हम लोगों ने स्टडी तैयार की कि थोड़ा सा कुछ बड़ा करते हैं। फिर टेंडर के बारे में ऑनलाइन समझा कि कैसे ऑनलाइन डलता है, ऑफलाइन कैसे लगता है, सारा कुछ समझने के बाद पहला टेंडर डाला और वो टेंडर पास हो गया। ये सब आपके जो कंपनी के ओनर थे सरदार जी, हाँ जी, उन्होंने सब किया? उन्होंने, मैं उनकी स्टडी, वो थोड़े पढ़े लिखे हैं, बैंक मैनेजर रहे हैं, रिटायर्ड चीफ मैनेजर रिटायर्ड हुए पीएनबी से। अच्छा। तो पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक से। अच्छा। तो वो काफी नॉलेजफुल थे, तो उन्होंने सारी चीजें कंप्यूटराइज और सारी चीजें हमारा सपोर्ट किया। और मैंने भी मेहनत करके टेंडर जाना, डालना, सब कुछ करना मैंने शुरू किया। अच्छा। तो दोनों की नॉलेज उसमें जुड़ी हुई है। अकेले मेरे अकेले का नहीं है, मेरा मेहनत मेरी जरूर है, लेकिन उनका भी इस एज में संघर्ष रहा है। साथ देना कि इस एज में कोई 67 एज। ये सब काम तो आपने उनके लिए किया। अपना कैसे शुरू किया? अपना फिर मैंने धीरे धीरे उन्होंने जैसे कि काम और एक्स्ट्रा मिलने लगे, बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया। वर्कलोड जब बढ़ गया तो फिर मैंने अपना भी कर लिया। मैंने फिर टेंडर डालना स्टार्ट कर दिया। तो अभी अगर हम माने, क्या टर्नओवर आप निकाल रहे हैं साल की? कितना बिजनेस हम निकाल लेते हैं? 60 प्लस 60 लाख। 60 लाख का बिजनेस हम निकाल लेते हैं। वन एम्प्लॉय एनुअली। हाँ। यहाँ मैं कुछ चीजें और पूछना चाहूंगा। ये सब चीजें करने में आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग के सबसे ज्यादा डिटेल में बताएं। सबसे ज्यादा मार्केटिंग। काम लेना आसान नहीं है। हाँ। वो देना चाहता है। हाँ। सामने वाला काम देना चाहता है, उसके पास काम पड़ा हुआ है कि वो कोई आके ले, लेकिन ट्रस्टेबल नहीं आ रहा। ट्रस्ट बनाना, सामने वाले से भरोसा कैसे हो। और कई लोग आ जाते हैं तो आपको अगर जूते खरीदने भी हैं, आप जूतों की मार्केट में गए हैं और खरीदने भी आपको जूते ही हैं, लेकिन आप 50 दुकानदार आओ 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 चिल्लाएंगे ना, तो आप फिर वो जूते नहीं खरीदोगे। आप फर्स्टेड हो जाओगे कि आप किसके पास जाऊं, किससे ना खरीदूं। तो ये चीज उनके साथ होने लग गई थी कि बहुत सारे लोग, फायर के लोग आ रहे हैं, काम अपनी कोटेशन दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर लूं किससे, काम कराऊं किससे। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा। तो ये ट्रस्ट कैसे बिल्टअप किया आपने उनके? देखो, हुआ क्या, शुरुआत में एक सरकारी काम मिल गया था मुझे पूसा इंस्टीट्यूट्स में सिलेंडर्स का। उस सिलेंडर्स के काम का जो लेटर पे जो उनका जो गवर्नमेंट का लिखा हुआ था ना, वो हम दिखा देते थे कि हमने इस सेक्टर में भी काम किया हुआ है। अच्छा। तो सरकारी और केंद्र सरकार में आपने काम किया है तो थोड़ा सा उनको फेथ हो जाता था कि हाँ ये कर लेंगे। एक बहुत बड़ी, आज मानो या ना मानो, ये सरकार को ये रूल ही हटा देना चाहिए। अच्छा। कैसा रूल? कि आप अगर 1 करोड़ का टेंडर ले रहे हैं तो आपको 20-20 लाख के 3 काम किए होना चाहिए। नहीं, ये चीज बोलते हैं ना, कंडीशन डालते हैं आप कि आपको 20-20 लाख के या 2 काम होना चाहिए या 3 काम दिखाइए। अगर अब जो शुरुआत वाला बंदा है वो कैसे, कहाँ से काम लाएगा? तो कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा ना, कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। बात बड़ा, ये बहुत बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है। देखो, हम उनकी तरफ से सोचे तो उनको भी अनुभवी व्यक्ति चाहिए, अनुभव तो होना चाहिए ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है तो कहीं ना कहीं आग एक खतरनाक चीज मानी जाती है। ठीक है, उसके हर तरह के रूप हैं। देखो, अनुभव होना चाहिए। अनुभव में मानता हूँ, अनुभव बहुत ज्यादा जरूरी है, अनुभव, लेकिन उनको छोटे टेंडर में भी कन्वर्ट करना चाहिए। हाँ। बड़ा टेंडर तो जैसे अब छोटे टेंडर है, उन्होंने कहा 1 लाख रुपए का टेंडर निकाल रहे हैं तो 1,20,000 का तो काम दिखा देगा ना बंदा।
बिल्कुल। अब वो 100 CR या 100 CR से पार वाला मामला होगा तो वो तो कभी एंट्री नहीं हो पाएगा। एक और पोजीशन उनकी एक चीज़ और आ गई है पॉलिसी, ये OEM बना के लेते हैं सामान। अच्छा, डायरेक्ट OEM पर डायरेक्ट परचेज होता है, इनकी एक साइड है। OEM अब मैन्युफैक्चरर से ही लेंगे सामान। अब मैन्युफैक्चरर तो अपना प्रॉफिट रख के दे देगा, ले लेगा और दे देगा, लेकिन हम कहाँ जाएं उस जगह। तो ये थोड़े से चैलेंजेस उसमें बहुत सारे रहते हैं, लेकिन अब ठीक है, उनको भी हमने झेला है, ठीक करके आगे बढ़ गए। हाँ ठीक है, चलिए अब फ्यूचर प्लानिंग्स आप क्या कर रहे हैं? फ्यूचर में तो अभी फायर का ही है अपना सारा कुछ, और मेरे कोई भी प्लान मैंने कोई बनाया नहीं है। वही हमारा एक ही है, फ्यूचर में यही सोचते हैं कि इसी काम को हमें और आगे बढ़ाना है, जितना ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, ट्रेंड करेंगे, लोगों को बढ़ाएंगे, सारा कुछ ये है। तो आपने इतना लंबा स्ट्रगल देखा, आप एक गांव से, छोटे से गांव से आप आए, इतनी ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं थी, इतने अलग अलग नौकरियां करी, छोटी बड़ी हर तरह की नौकरी करी, फिर आप इस काम में आए। तो इतना आपने जो स्ट्रगल देखा, उसके लिए मैं चाहूँगा हमारी युवा पीढ़ी को आप कुछ मैसेज देना चाहें तो मैं चाहूँगा एक मैसेज आपकी तरफ से हो जाए। बिल्कुल, युवा पीढ़ी का सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ आगे बढ़ने का। आप हारो मत, हारना नहीं है, आपको बढ़ते जाना। देखो, आप डिसीजन नहीं लोगे तो समय डिसीजन ले लेगा, सिंपल सी बात है। तो समय को डिसीजन लेने से पहले आप अपना डिसीजन लो, अच्छा लो बुरा लो जैसा भी लो, ले लो, ठीक है, लेकिन डिसीजन ले लो। अगर समय डिसीजन लेगा तो आपको वो पीछे धक्के मार के डिसीजन ले लेगा। इससे अच्छा है कि आप डिसीजन लेते जाइए समय समय पे, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप समय आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। समय बिल्कुल सही है। संदीप जी, एक प्रश्न हो रहा है, लाइफ में कुछ ऐसा जो आप करना चाहते थे और कर नहीं पाए? कह सकते हैं बचपन में एक ख्वाहिश थी मेरी। हमारे यहाँ एक कुंड है, भीम कुंड नाम से, छतरपुर जिले में। उसके बहुत सारे लोग उस पहाड़ पे से कूदते थे उसके अंदर, और मैं नहीं कूद पाया अभी तक। अच्छा। मेरे को अगर मैं जाता तो मैं जरूर उस पे कूदता। हाँ। नीचे से तो मैं कई बार नहाया हूँ। हाँ। लेकिन मेरे को उस पहाड़ पे से, उस सुरंग में से कूदना था। तो कितना ऊंचा है वो पहाड़? 30 मीटर प्लस। अच्छा। हाँ, 30 मीटर से ऊपर होगा, उतने ऊपर से कूदना था। तो अब मेरे को थोड़ा सा डर लगने लग गया है, तो अब शायद पॉसिबल नहीं है। हाँ। लेकिन अगर मेरे को बचपन में गया तो मैं जरूर कूद जाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा संदीप जी, आप हमारे साथ आए यहाँ पर, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करी और इतना अच्छा मैसेज हमारे दर्शकों को दिया। हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ आपका समय कितना कीमती, आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमारे साथ आज संदीप जी थे। इन्होंने कितना बढ़िया मैसेज दिया कि समय के साथ चलना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हमें बहुत सारे मौके मिलेंगे, हम सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, आइडियाज़ दिमाग में आते हैं, लेकिन हम उन पर इनिशिएटिव नहीं लेते कि ऐसा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, उसकी संभावनाओं के ऊपर विचार करते रहते हैं। अगर हमने इमीडिएट डिसीजन नहीं लिया तो समय हमें पीछे छोड़ देगा और वो काम करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए गेस्ट के साथ, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट्स ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे हर एपिसोड, जो अभी हम मंथ में एक बार एपिसोड डाल रहे हैं, वो सब आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।